हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपनी इस एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस थी, उस लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा। और न्यूट्रिशन में देखा किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे किस प्रकार से सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं। उसमें हमने देखा कैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैसे प्रोटीन पेप्टोन्स और अमीनो अम्ल में ब्रोकन हो जाता है। वहीं जो हमारे फैट होते हैं किस प्रकार से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। तो ये सारी की जो हमारी जैव प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर दो रिएक्शंस आती है, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक रिएक्शंस आती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों को मिला के हमारी जैव जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाबॉलिक रिएक्शंस, बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच simple substance joints and become a complex substance. We can say a simple molecules or comes together and make a complex substance. And the example of the anabolic reaction is photosynthesis. हम कह सकते हैं जो हमारी एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है उस एनाबॉलिक रिएक्शंस में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वे साथ में आते हैं और मिलकर एक कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं जटिल अणु का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है। उसी के अंदर हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है, जो वाटर है, ये साथ में आते हैं और साथ में आने के बाद में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। वहीं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच complex substance broken into a simple substance, and the example is digestion and respiration. These are the two examples of catabolic reactions. यानी कि इस जो हमारी जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है इस रिएक्शन में क्या होता है, जो एनाबॉलिक रिएक्शन में जो हम कह सकते हैं एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनी है उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपका कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आ जाता है। और इसका एग्जांपल हमने देखा, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में हमने देखा न्यूट्रिशन में हमने देखा डाइजेशन में क्या था। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट रहा है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज भी आगे चल के एनर्जी में बदल जाता है और जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं उनसे भी सिंपल्स में टूट जाता है। वहीं रेस्पिरेशन की भी ये प्रोसेस होती है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन में जो हम कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किस में हुआ, ग्लूकोज में हुआ। ये तो डाइजेशन का पार्ट हुआ। इसके बाद ग्लूकोज भी सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। तो बेसिकली ये जो भी हमारे अंदर जो कह सकते हैं जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस या लाइफ प्रोसेस जो होती है, एवरीथिंग रिक्वायर्ड एनर्जी एंड बेसिकली एनर्जीज कम्स फ्रॉम आवर फूड एंड फूड कम फ्रॉम प्लांट्स एंड बेसिकली प्लांट्स आर टेक देयर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। Basically, so we can say the ultimate source of energy on earth is sun. बेसिकली जब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सोलर रेडिएशन होता है वो सोलर रेडिएशंस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। वी कैन से फोटोसिंथेसिस इज ए रिएक्शंस वेयर सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम इसमें हम कह भी सकते हैं कि जो सूरज से जो क्या रेडिएशन आता है, एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशन आता है, उसको बदलने का काम, उसको केमिकल सब्सटेंस में बदलने का काम, एनर्जी में बदलने का काम यदि कोई करता है तो वो आपके प्लांट्स करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है ना। और ग्रीन प्लांट्स से ही जितने भी हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वे क्या लेते हैं, अपनी एनर्जी लेते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं बेसिकली कि ऑल द लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी, और एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड और फूड कम्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन। सो आवर इकोसिस्टम्स हैज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है ना। तो सन हमारा अल्टीमेट सोर्स है। और जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमने देखी उन लाइफ प्रोसेस में जैसे डाइजेशन हुआ, ठीक है ना, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक्सक्रिएशन हुआ, रिप्रोडक्शंस हुआ, ठीक है ना, यानी कि जितने भी लाइफ प्रोसेस होती है उन सभी में रिक्वायर्ड होती है किसकी, एनर्जी की, ठीक है ना। तो डाइजेशंस के थ्रू हमने ग्लूकोज तो गेट कर लिया, प्राप्त कर लिया, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, कार्बोहाइड्रेट था,
वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर किस में हो गया, ग्लूकोज में हो गया। अभी आगे की जो प्रोसेस होती है ये कैसे ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है वो हम अपनी जो नेक्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो अ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इससे पहले हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में चीज़ें कुछ देखी थी और इससे आगे बढ़ते हैं अपना हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस वेयर ग्लूकोज आर बर्न विद द एब्सेंस और प्रेजेंस बोथ द कंडीशंस एब्सेंस एंड प्रेजेंस glucose burn and release energy. This process is known as respiration. Basically it's happened in mitochondria and साइटोप्लाज्म आल्सो। ये दोनों जगह होती है। हम कह सकते हैं केवल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, यानी कि एक प्रोसेस में के अंदर क्या होती है, कहाँ भी होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है। जो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है जो सेल का जो फ्लूइड होता है उसके अंदर भी क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। वो हम इस वीडियो में 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं श्वसन वह क्रिया है जिसके अंदर जो जंतु होते हैं वे एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज को जलाते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में भी और वायु की उपस्थिति में भी और वायु की अनुपस्थिति में भी, दोनों कंडीशंस में ग्लूकोज जलती है और जलने के बाद में एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं लाइफ प्रोसेस में, अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस में इसका क्या करते हैं, यूटिलाइजेशंस करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली रेस्पिरेशन मीन्स ये नहीं होता कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट दिस इज़ नॉट अ टोटल डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन को हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली अभी हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है हमारी बातों से निकल के आया कि रेस्पिरेशंस आर 2 टाइप्स, बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस। Aerobic respirations are those respirations where glucose burn presence of air or we can say presence of oxygen, यानी कि जब हमारा जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करती है, तो इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ऑक्सीश्वसन कह देते हैं। नाउ द सेकंड वन इज एनाएरोबिक रिएक्शंस। एनाएरोबिक रिएक्शंस आर those reactions in which glucose are burned absence of oxygen and release energy. Basically in this process a small amount of energy we can get and a small amount of carbon dioxide also we can get, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जलती है और उससे हमें थोड़ी मात्रा में क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, और इसमें कम मात्रा में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एनाएरोबिक रिएक्शंस होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है, टोटली ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता ग्लूकोज का और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इसी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती और ओनली 2 ATP आर रिलीज in this process and where aerobic respirations there are 38 ATPs are released by oxidation। दैट मीन्स जो हमारे कोइंस होते हैं ऊर्जा के, उसमें 38 जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो सिक्के होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में प्राप्त होते हैं, वहीं एनाएरोबिक में केवल 2 ATP प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं बेसिकली ये एक जो कंडीशन है जिसमें हम कह सकते हैं जो कभी कभी होती है एरोबिक एनाएरोबिक रिएक्शंस, ठीक है ना। तो अभी देख लेंगे एरोबिक रिएक्शंस बेसिकली हमने देखा और एनाएरोबिक रिएक्शंस हमने देखा। एरोबिक रिएक्शंस तो आपका सिंपल है ही है। वहीं नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाएरोबिक रिएक्शंस। बेसिकली एनाएरोबिक रिएक्शंस आल्सो हैपेंड, वी कैन कैटेगराइज इनटू 2 मेन थिंग्स। फर्स्टली इज fermentations and secondly is it's happened in muscular system, ठीक है ना। तो ये भी हमारी क्या होती है, 2 टाइप से चलती है जो हमारी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनाएरोबिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये भी 2 कैटेगरीज में हम इनको देख सकते हैं। और जो हमारी पहली जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है
वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जलती है और जलने के बाद में दो प्रोडक्ट रिलीज करती है, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो और ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। बेसिकली जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, सेल के अंदर। वहीं जो एनएरोबिक रिएक्शन होती है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि जो सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर हो जाती है। तो बेसिकली अभी मैंने बताया कि जो एनएरोबिक रिएक्शंस की जो रिएक्शन होती है पहले वाली, वो उससे एथेनॉल बनता है, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये केवल साइटोप्लाज्म में होती है। वहीं हमारी मसल्स के अंदर भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है। क्या होता है, जब कभी हम क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं तो जितनी अमाउंट ऑक्सीजन की ग्लूकोज को जलने के लिए चाहिए होती है उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती, और इसी एब्सेंस में हमारी जो मसल्स होती है वे क्या करने लगती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है, और उससे लैक्टोज एक एसिड होता है वो हमारी मसल्स में बनने लगता है, ठीक है ना। और लैक्टोज बनने से हमारी जो मसल्स होती है उनमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, और इसी वजह से हमें क्या होती है, थकावट होती है, और हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, वे ऐंठने लगती है, ठीक है ना, यानी कि उनमें ऐंठन आ जाती है। तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशंस के दो एग्जांपल मैंने दिए। पहला जो हम कह सकते हैं जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और केवल 2 एटीपी रिलीज होते हैं। वहीं हमारी मसल्स के अंदर भी क्या होती है, लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है, वो कम एनर्जी रिलीज होती है, और जो ग्लूकोज होती है वो पूर्णतः उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ठीक है ना। और वहीं रेस्पिरेशन को देख लेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, कि किस प्रकार से ह्यूमन में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। बेसिकली वी कैन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस आर लंग्स, टू पेयर्स ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, यानी कि हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उन्हें हम लंग्स कहते हैं। बेसिकली वहीं जो उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। वहीं जो मेंढक होता है, मेंढक रेस्पिरेशन लंग्स से भी और स्किन से भी और गिल से भी करता है, यानी कि ये मेंढक एक ऐसा है जिसके अंदर जब वो लैंड पे होता है तो वो लंग्स से करता है रेस्पिरेशंस, स्किन्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है, और हमारा जो हम कह सकते हैं जो अर्थवॉर्म है वो भी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। वहीं जब मेंढक टेडपोल फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर गिल्स होते हैं, और वो गिल्स के थ्रू भी क्या करता है, पानी के अंदर जब होता है वो तो गिल्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन। बात कर लेते हैं तो मकड़ी में क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ठीक है ना। एक बुक लंग्स होता है, जीके का क्वेश्चन है कि बुक लंग्स किस में मिलते हैं, तो बेसिकली जो मकड़ी होती है, बिच्छू होता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या मिलती है, बुक लंग्स मिलती है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट की, इंसेक्ट में ट्रैकिया होती है। जितने भी हमारे इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, उनके अंदर क्या होता है, ट्रैकिया होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। तो ये कुछ एनिमल्स के हमने नाम बताए जिनके अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्टली ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, थिंग्स, ठीक है ना। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो फर्स्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, respirations are divided into two types. Firstly, external respirations and internal respirations. When we are talking about the external respirations, it's also categorized into multiple things. Firstly, inhalations and exhalations, ठीक है ना, यानी कि inhalations is a process where we take oxygens through our nose and these oxygens are goes into our lungs, ठीक है ना। और इसके बाद में जो एक्सिलेशंस है, एक्सिलेशंस आर द प्रोसेस वेयर वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द नोस्ट्रिल्स, ठीक है ना। ऑल दैट थिंग्स आर एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस एंड देयर आर मल्टीपल ऑर्गन्स आर टेक पार्ट इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। वी कैन से इट्स आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग, इट्स आल्सो कॉल्ड ब्रीथिंग। तो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस नाउ। फर्स्टली inhalations, when we are take oxygens through the nostrils, and nostrils, after the nostrils air goes into our mouth, then neck and a pharynx, after that pharynx air goes into larynx. Larynx is the part of our respiratory organs where vocal cord are present. Then
एयर गोज इनटू द विंड पाइप, और फाइनली आफ्टर द रीच्ड विंड पाइप एयर और ऑक्सीजन गोज इनटू आवर लंग्स, ठीक है ना। तो दिस इज द मैकेनिज्म टू इनहेलेशंस। कैसे इनहेलेशंस में ऑक्सीजन नोस्ट्रिल्स के थ्रू, नाक, हमारे नाक के थ्रू हमारे लैरिंक्स फेरेनेक्स में जाती है। फेरेनेक्स के बाद वहाँ पे एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस से जो कि दो पाइप, वहाँ पे दो पाइप को अलग करता है, फूड पाइप और विंड पाइप, ठीक है ना। एपिग्लोटिस एक प्रकार का हम कह सकते हैं ढक्कन होता है जो कि फेरेनेक्स को खोलता और बंद कर होती है, वो सीधा हमारे लंग्स में चली जाती है। तो इसे हम इनहेलेशंस कहते हैं। बेसिकली इनहेलेशंस के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब केज होती है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। दिस पिक्चर्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्स्टली नसल पासिस, जिसे हम यहाँ पे ये नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आएगा, नसल पासिस आएगा। नसल पासिस के बाद में यहाँ पे हम कह सकते हैं ये फेरेनेक्स है, दिस पोर्शन इज नोन एज फेरेनेक्स, और आफ्टर द फेरेनेक्स लैरिंक्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये आपका वोकल कोड है, इसको हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। एडम एप्पल भी ये इसी कहा जाता है, और यहीं से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इज द पोर्शंस वेयर साउंड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। साउंड प्रोड्यूस बाय वोकल कोड। बेसिकली व्हेन द वोकल कोड आर वाइब्रेट्स साउंड आर जनरेट, ठीक है ना। तो ये आपका लैरिंक्स होता है, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होती है आपकी एपिग्लोटिस होती है, और एक पाइप जो लंग्स में जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ट्रैकिया, इसका जो अदर नेम क्या है ट्रैकिया है। वहीं इससे दूसरा जो पाइप होता है वो ओसोफेगस में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये दिस इज द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया एक नाल है। ट्रैकिया के बाद में ये आपके लंग्स, दो लंग्स जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है। राइट जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट के मुकाबले। उसमें क्या होती है, उसमें 3 लोब्स, देयर आर 3 लोब्स आर प्रेजेंट इन द राइट पोर्शंस विच आर लार्जर देन लेफ्ट लंग्स, ठीक है ना। इसके बाद में, और ये जो लंग्स होती है एक केज के अंदर बंद होती है, और उस केज को हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ये हड्डियों की बनी होती है, ठीक है ना। और आई थिंक इसमें 22 पेयर्स ऑफ टोटल 22 के लगभग क्या होती है आपकी रिब केज होती है, ठीक है ना। इसके बाद में ये हमारे लंग्स है, ये रिब केज है, और ये नीचे क्या है, ये डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स टिके होती है। दिस इज द डायफ्राम। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं, व्हेन वी टेक ऑक्सीजन्स इन इनहेलेशंस प्रोसेस, दिस डायफ्राम्स आर गोज डाउन एंड दे आर डाउन अ फ्लैट एंड एयर कम्स इनटू द आवर लंग्स एंड चेस्ट विल एक्सपेंड। हमारी जो चेस्ट होती है वो फैलती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इनहेलेशंस कह देते हैं। वहीं जब एक्सहेलेशंस की बात करते हैं तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, बेसिकली ये जो डायफ्राम है दे गोज टू द अपवर्ड्स एंड आवर लंग्स विल सिंक, देन रिब केज गोज टू द इनसाइड एंड एयर रिमूव, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव थ्रू द ट्रैकिया एंड नसल पासिस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एयर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस में अंदर हम क्या कहेंगे, यदि हम लंग्स की बात कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स। तो एक जो पाइप लंग्स में आता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के अंदर कार्टेज बोन पाई जाती है, यानी कि एक प्रकार की एक जो सॉफ्ट बोन होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्टिलेज की बनी होती है, और उसमें एटलीस्ट 16 to 24 कार्टिलेज रिंग्स होती है, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है, इसको पिचकने से बचाती है। यानी कि जब हम एयर अंदर फिल करते हैं तो ये सिकुड़ ना जाए, तो उसके लिए इसमें कार्टिलेज की बनी क्या होती है, रिंग्स होती है, ठीक है ना। इसके बाद में ये ब्रोंकाई होती है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रोंकाई यानी कि ट्रैके के बाद में ये जो है ये आपके ब्रोंकाई होते हैं, और ब्रोंकाई के लास्ट में एक बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि अंगूर के गुंछे के समान होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। बेसिकली एल्वोलाई की सरफेस के ऊपर क्या होती है, बहुत सारी वेसिकल्स होती है, ब्लड वेसिकल्स होती है, केसिकाएं हम कह सकते हैं, ठीक है ना। वे क्या करती है, वहाँ पे डिफ्यूज़न द्वारा
क्या ले लेती है, यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती है, ठीक है ना। यानी कि गैसियस जो गैस की एक्सचेंज प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, एल्वोलाई में होती है। और बेसिकली हम वी कैन से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स आर एल्वोलाई, ठीक है ना। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना, वो जो लास्ट के पॉइंट होते हैं, और वहीं पर डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है और ऑक्सीजन क्या कर ली जाती है, इनटेक कर ली जाती है, और वहीं से जो ब्लड में ऑक्सीजन का क्या होता है, सप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो इंटरनल रेस्पिरेशंस की जब हम बात कर एक्सटर्नल, बेसिकली इंटरनल रिएक्शंस आर आल्सो कैटेगराइज इनटू टू थिंग्स। फर्स्टली इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एंड सेकेंडली इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। तो ये दो प्रोसेस आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन में होती है बेसिकली। और ग्लाइकोलाइसिस आर हैपेंड इन साइटोप्लाज्म एंड क्रेब्स साइकिल्स हैपेंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली वी आर नो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली ग्लूकोज or comes into the cytoplasm and it's convert into pyruvic acid. We can say one molecules of glucose convert into 2 molecules of pyruvate and this pyruvate are also have 3 carbon molecules. यानी कि ये जो पायरुवेट होता है, ये जो एक सब्सटेंस होता है, इसमें 3 मोलिक्यूल होते हैं, किसके 3 मोलिक्यूल होते हैं, कार्बन के। वहीं जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, वैसे ही पायरुवेट के अंदर कितने आपके 3 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। और यहीं पे मैंने बताया था एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, और यहीं पे क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है ये सीधा एनर्जी रिलीज कर देता है, ठीक है ना। और उसमें 2 एटीपी एनर्जी के बनते हैं, और जो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ग्लूकोज हम कह सकते हैं इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और एक प्रकार से बहुत ही कम अमाउंट एनर्जी की निकल पाती है। वहीं जो इसके बाद में जो पायरुवेट एसिड होता है ये सीधा कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन्स एंड इन द माइटोकॉन्ड्रियाज ग्लूकोज molecules pyruvate are burned or we can say oxidize and release 38 ATP of energies which is known as adenosine triphosphate, ठीक है ना। जो कि इट्स अ करेंसी ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी की क्या है, करेंसी है। ये इसके अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है पुनः ये जो एडीपी होता है, ये जो एटीपी होता है, इसमें से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप निकल जाता है और ये पुनः एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस थी ये सारी की सारी हमारी रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा किस प्रकार से, ये टोटल की टोटल किसके अंदर, रेस्पिरेशन की आई थी। और इसमें हम देख लेंगे क्या क्या था। ये देखो ये आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर थी, ठीक है ना। ये जो एनसीईआरटी की बुक हमने ली थी इसमें वही है, एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन द अपटेक्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड्स। इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और जो टेक पार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये सारी की सारी प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली। ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है ना। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, दैट मीन्स इंटरसेलुलर्स आर द थिंग्स विच हैपेंड इन सेल, यानी कि जो सेल के अंदर होती है, जो प्रोसेस सेल के अंदर होती है उनको हम इंट्रा सेलुलर रिएक्शंस कह देते हैं, ठीक है ना। और ये यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, यानी कि एल्वोलाई में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, छोड़ दी जाती है, और ऑक्सीजन ले ली जाती है, वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो कि विसरण हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। इसके बाद में चलिए आगे देख लेंगे। बेसिकली ये आपका क्या है, ये पायरुवेट है। मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज के जो 6 कार्बन मोलिक्यूल्स होते हैं वे साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन
मोलिक्यूल एटम होता है, ठीक है ना, और इससे एनर्जी भी रिलीज होती है, जो कि आपका क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। और ये किस में होता है वैसे, ईस्ट खमीर में होता है, ईस्ट में होता है, तो इससे एथेनॉल बनती है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और केवल 2 एटीपी रिलीज होती है, ठीक है ना। और एक मैंने बताया था जो हमारी मसल्स के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, यानी कि जो पायरुवेट होता है मसल्स के अंदर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। और इसी की वजह से हमें थकान होती है और हमारी जो मसल्स होती है वे उनमें ऐठन हो जाती है, ठीक है ना। और ये आपका जो प्रॉपरली रेस्पिरेटरी होता है, जो एक आपका प्रॉपर वे होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि लंग्स के अंदर होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद में किस प्रकार से पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, ये सारी डिस्कस हमने की, ठीक है ना। इसके बाद और देख लेंगे। चलिए, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लाइफ प्रोसेस का जो दूसरा पोर्शन था जिसके अंदर हमने देखा रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने रेस्पिरेशन देखा, तो एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, दोबारा से एक बार रिकैप कर लेंगे, ठीक है ना, रेस्पिरेशन को कि किस प्रकार से रेस्पिरेशन होती है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस वेयर ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज इन सेल, ठीक है ना। और सेल के अंदर ये 2 जगह ऑक्सीडाइज होती है, एक तो साइटोप्लाज्म में और दूसरा कहाँ पे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में हमने देखा कि ये 2 टाइप की हो गई, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशंस एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस आर दोज रेस्पिरेशंस विच हैपेंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। यही मैंने बताया कि ह्यूमन में लंग्स होते हैं, इसके बाद में मेंढक में भी लंग्स होते हैं। मेंढक जो होता है वो लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और गिल्स के थ्रू भी क्या करता है, आपका रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि जब वो टेडपोल फॉर्म में होता है तब वो वाटर में होता है, पानी में होता है, तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट करता है। और पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन घुली होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो मछली वगैरह होती है अपने गिल्स के अंदर पानी भरती है और उसी में से एब्जॉर्ब करती है वाटर को, ठीक है ना। तो ये यानी कि जो फिश होती है उसमें गिल्स होते हैं, वहीं ट्रैकिया इंसेक्ट में होते हैं, वहीं बुक लंग्स आपकी स्पाइडर में होती है, ठीक है ना। और जो हमारा ये कह सकते हैं अर्थवॉर्म होता है वो स्किन के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेट करता है। जब हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन का जो मैकेनिज्म होता है उसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ जाता है और इंटरनल रेस्पिरेशन आ जाता है। जब इंटरनल रेस्पिरेशंस को हम देखेंगे, उससे पहले एक्सटर्नल को देख लेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस भी को हमने 2 भागों में बांटा है, इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस। इनहेलेशंस में हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और ऑक्सीजन कैसे कैसे नसल पासेज के थ्रू होती हुई फेरेनेक्स में, फेरेनेक्स के बाद लैरिनेक्स में, लैरिनेक्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद में कहाँ जाती है, ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल्स के बाद में फाइनली जो एक अंगूर के गुंचे के समान स्ट्रक्चर होती है जिनको एल्वोलाई कहते हैं, कूपिकाएँ कह देते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो उन कूपिकाओं के अंदर क्या होती है, एयर फिल होती है, ऑक्सीजन फिल होती है, और वहीं पे उन एल्वोलाई के ऊपर क्या होती है, जो हमारी हम कह सकते हैं केशिकाएँ होती है, उनका जाल सा फैला होता है, वहीं पे ब्लड वेसल्स होती है और वहाँ पे डिफ्यूज़न के द्वारा गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रोसेस कहलाती है एक्सहेलेशंस, ठीक है ना। तो इसके बाद में ये हमारी जो प्रोसेस और ये एक्सहेलेशंस और इनहेलेशंस मिलकर बनती है ब्रीथिंग, ठीक है ना। इसके बाद में जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो बर्न होता है, वो 2 कंडीशन में, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। तो जो प्रेजेंस ऑफ एयर की जब हम बात कर लेते हैं तो वो क्रेब्स साइकिल के अंदर आता है, जो एब्सेंस ऑफ एयर की बात करते हैं तो वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसको भी 2 टाइप से हमने कैटेगराइज किया है, ग्लाइकोलाइसिस एंड Krebs cycle. Glycolysis process are happened in cytoplasm and Krebs cycles happened into mitochondria, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशंस जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस थी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चलेगा वो ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को समाप्त करके
रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।